अपने दुश्मनों पर मौत बनकर टूट पड़ी है इजरायली सेना। हिजबुल्लाह के आका सैयद हसन नसरल्लाह को मार गिराने के बाद इजरायल ने अपने दुश्मनों के खिलाफ हमले को विस्तार दे दिया है। हमास और हिजबुल्लाह के बाद इजरायल ने अपने दुश्मन नंबर 3 हूती को भी निशाना बनाया है। इजरायल ने यमन की पोर्ट सिटी होदेदा में हूती के ठिकानों पर बम बरसाए। इजरायल के हमले के बाद यमन में जोरदार धमाका देखा गया। आग और धुएं का गुबार कई फीट ऊंचाई पर दिखाई दिया। और इस हमले के बाद इजरायल ने कहा कि हूती आतंकियों के ठिकानों पर हमला हुआ है। ये हमले बेहद सटीक तरीके से किए गए। हमले में 4 लोगों की जान गई है, 29 लोग घायल हुए। तो इजरायल मिडिल ईस्ट में अपने 3 दुश्मनों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है। शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर हमले से। इसके बाद इजरायल ने हमास के गढ़ गाजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेबनान पर शुक्रवार को हिजबुल्लाह चीफ को निशाना बनाया गया और अब यमन में हूतियों के ठिकाने पर बमबारी हो रही है। इस बीच कल इजरायल ने हमास के एक टनल पर हमले का ताजा वीडियो जारी किया। इसमें आप देख सकते हैं टनल के अंदर की तस्वीर, जिसे हमास के आतंकी सुरक्षित ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करते थे। दूसरी तस्वीर टनल को उड़ाने की है। मशरूम की शक्ल का आग का गुबार और फिर आसमान में उठता गहरा काला धुआं। ये वीडियो यमन के बंदरगाह शहर होदेदा का है। गौर से इजरायली हमले का वीडियो देखिए। शहर में एक तरफ ट्रैफिक की आवाजाही हो रही है और दूसरी तरफ इजरायल के बम बरस रहे हैं। इजरायल ने कहा है कि उसने यमन के होदेदा में हूती के ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली फौज ने बिजली संयंत्रों और समुद्री बंदरगाहों को निशाना बनाया। इन हमलों में 4 लोगों के मारे जाने और 29 लोगों के जख्मी होने की खबर है। अब इस वीडियो को देखिए। आईडीएफ ने इसे जारी किया है। ये यमन के पोर्ट सिटी पर हमले से ठीक पहले का वीडियो है, जब इजरायली एयरफोर्स का F-15 लड़ाकू जेट हूती के ठिकानों पर बमबारी करने के लिए तेलनौफ एयरबेस से उड़ान भर रहा है। इजरायली फौज के मुताबिक फाइटर जेट, रिफ्यूलर्स और स्पाई प्लेन समेत इजरायली वायुसेना के दर्जनों विमानों ने इजरायल से 1800 किलोमीटर दूर हूती के ठिकानों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दरअसल हाल के दिनों में हूती आतंकवादियों ने इजरायल के कई ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया था। हूती आतंकवादियों ने शनिवार को तेल अवीव के पास बेन गुरियन हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। हूतियों की तरफ से यह हमला तब हुआ था जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वहां पहुंच रहे थे। इजरायल के इस ताजा हमले से साफ हो गया है कि हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह को मारने के बाद वो अपने दुश्मनों के खिलाफ एक्शन में अब रुकने वाला नहीं है, बल्कि उसने यमन में हूती के ठिकानों को निशाना बनाकर अपने हमलों को विस्तार दे दिया है। हूती के ठिकानों पर इजरायल की बमबारी से ईरान के खिलाफ इजरायल के टकराव का नया मोर्चा खुलना भी तय हो गया है, क्योंकि हमास हो या हिजबुल्लाह या हूती, ये तीनों संगठन इजरायल के नंबर 1 दुश्मन है और इजरायल के दुश्मन नंबर 1 के साथ ईरान की यारी किसी से छिपी नहीं है। गजा में ताबड़तोड़ हमले से इजरायल पहले ही हमास की कमर तोड़ चुका है। हिजबुल्लाह चीफ का भी खात्मा हो चुका है। अब हूती की बारी। मध्य पूर्व में काफी कुछ बदल रहा है। आज तक ब्यूरो। तो एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं इजरायल के ट्रिपल अटैक की तस्वीरें, कैसे वो अपने 3 दुश्मनों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है। शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर हमले से। इसके बाद इजरायल ने हमास के गढ़ गाजा को तबाह किया। बाद में लेबनान पर शुक्रवार को हिजबुल्लाह चीफ को निशाना बनाया गया और अब यमन में हूतियों के ठिकाने पर बमबारी हो रही है। इस बीच कल इजरायल ने हमास के टनल पर हमले का ताजा वीडियो जारी किया है।
टनल के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी सुरक्षित ठिकानों के तौर पर इसी टनल को इस्तेमाल करते थे। दूसरी तस्वीर भी टनल को उड़ाने की है। ये टनल को उड़ाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो इजराइल ने खुद जारी की हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि कैसे एक एक करके वो आतंकियों के हर ठिकाने को निशाना बनाएंगे। अब इन टनल्स को इस्तेमाल किया जाता था आतंकियों के ठिकाने के तौर पर। इसी को उड़ाने का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमास का एक टनल है और इजराइल ने इसे जारी किया है। और इस बीच इजराइल ने लेबनान के कई ठिकानों पर फिर से बमबारी की है। पहली बार लेबनान की राजधानी बेरूत के रिहायशी इलाकों पर इजराइल ने बम बरसाए। इजराइल ने बेरूत के कोला इलाके के एक अपार्टमेंट पर हमला किया जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। खबर यह है कि जिस अपार्टमेंट को इजराइल ने निशाना बनाया उसमें हिजबुल्लाह के सियासी नेता रह रहे थे। इसके अलावा इजराइल ने बाकी 2 हमले में 45 लोगों की जान चली गई जबकि 76 लोग जख्मी हुए। सन्नाटे को चीरती सायरन की डरावनी आवाज और बदहवासी में भागते लोग। लेबनान की राजधानी बेरूत में रविवार रात कुछ ऐसा ही मंजर था। पहली बार बेरूत का एक रिहायशी इलाका इजराइल के निशाने पर था। जिस अपार्टमेंट को इजराइल ने निशाना बनाया है वो बेरूत के कोला इलाके में है। माना जा रहा है कि इजराइल के निशाने पर इस अपार्टमेंट में रहने वाला हिजबुल्लाह का कोई सियासी नेता था। इस हमले में 4 लोगों की मौत की खबर है। बेरूत में बेहद सटीक हमले में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह का खात्मा करने के बाद भी इजराइल का लेबनान पर हमला जारी है। बेरूत का उपनगर डाहिए भी रविवार को इजराइल के निशाने पर था। इजराइल के मुताबिक उसकी फौज ने हिजबुल्लाह के नियंत्रण वाले दक्षिणी बेरूत के उपनगर डाहिए में ताबड़तोड़ सटीक हमले किए। ये तस्वीरें उसी हमले की बताई जा रही हैं। शुक्रवार को नसरल्लाह को मारने के बाद इजराइल ने कल एक तरह से हमले की झड़ी लगा दी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल ने एन अल तेल गांव को निशाना बनाया। यहां हुए हमले में 24 लोग मारे गए जबकि 29 जख्मी हुए। इजराइल ने पूर्वी लेबनान के बेका वैली में बालबेक हरमल क्षेत्र में भी बमबारी की। इस हमले में 21 लोग मारे गए और 47 जख्मी हुए। इन 2 हमलों में कुल 45 लोग मारे गए जबकि 76 जख्मी हुए। इजराइल के हमलों का ऐसा खौफ है कि लेबनान में दसियों हजार लोग घर छोड़कर सड़कों और पार्किंग में रहने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि क्या ठिकाना कब कौन सा अपार्टमेंट हमले की जद में आ जाए। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 हफ्ते में 1000 से ज्यादा लोग अब तक इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं जबकि करीब 6000 लोग जख्मी हुए हैं। लेबनान सरकार के मुताबिक करीब 10 लाख लोगों को इन हमलों की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद पूरे लेबनान में तनाव की स्थिति बनी हुई है। जहां एक तरफ इजराइल की तरफ से रुक रुक कर मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, वहीं पर हजारों की तादाद में लोग घरों से भागकर सुरक्षित जगहों पर या खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर है। रविवार को भी हजारों लोग जो थे सड़कों पर रहे और हजारों लोग बेरूत से निकलकर कुछ सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। अगर हम हिजबुल्लाह की बात करें, हिजबुल्लाह के साथ साथ लेबनीज सरकार ने 5 दिन के लिए शोक का आह्वान किया है। इन 5 दिन के दौरान लेबनान में कोई कामकाज नहीं होगा और बाजार, दुकानें और सभी संस्थानें जो हैं वो बंद रहेंगी। अशरफ वानी, आज तक। तो हमास के लीडर सैयद हसन नसरल्लाह के मारे जाने के खिलाफ पाकिस्तान के शहर कराची में कल शिया समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन का आयोजन किया। प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए। भीड़ पत्थर फेंक रही है। पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। गोलियों की आवाज भी आ रही है। एक तरफ पाकिस्तान की पुलिस और दूसरी तरफ
प्रदर्शनकारी। पूरा इलाका किसी जंग के मैदान जैसा लग रहा है। आग और धुएं की लपटों से पूरा इलाका धुआं धुआं नजर आ रहा है। यह तस्वीर पाकिस्तान के कराची शहर की है। हिजबुल्लाह के आका सैयद हसन नसरल्लाह के मारे जाने से लोग कराची में प्रदर्शन करने जमा हुए थे। प्रदर्शनकारी कराची स्थित अमेरिकी कंसुलेट में जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस वहां दीवार बनकर खड़ी हो गई। प्रदर्शनकारियों ने जब जबरन आगे बढ़ना शुरू किया तो पुलिस ने सख्ती की और फिर छिड़ गई जंग। इस भिड़ंत में पाकिस्तान पुलिस के 7 अफसर जख्मी हुए हैं। इस प्रदर्शन के पीछे शिया समुदाय की पार्टी मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन बताई जाती है। कराची में कल पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 3000 लोग जमा हुए। तो इजरायली सेना ने लेबनान में किए हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतार दिया। नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह की कमान उसके चचेरे भाई हाशिम सफीउद्दीन को दी गई है। हाशिम सफीउद्दीन को कमान संभालते ही अब वो इजरायली सेना के रडार पर आ गया। इजराइल का दुश्मन नंबर 1 हसन नसरुल्लाह मारा जा चुका है। हिजबुल्लाह की कमर इजराइल करीब करीब तोड़ चुका है। उसके सारे टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह एक बार फिर से खड़ा हो सकता है? और अब हिजबुल्लाह ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। फैसला ये कि हिजबुल्लाह की कमान मारे गए चीफ नसरुल्लाह का भाई हाशिम सफीउद्दीन संभालेगा। पहले से यह कयास थे कि हाशिम को भी जिम्मा मिलेगा और आखिर यह फैसला सामने आ गया। ईरान की सरपरस्ती के दम पर हाशिम को ही हिजबुल्लाह की कमान मिल गई। हिजबुल्लाह के कमोबेश सारे टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। इनमें सिर्फ हाशिम सफीउद्दीन ही बचा है, इसलिए उसको संगठन की कमान मिली है। उसका काम होगा कि इस आतंकी संगठन को फिर से खड़ा करना। वो हमेशा से नसरल्लाह का भरोसेमंद रहा है और इस खतरनाक आतंकी संगठन के राजनीतिक मामले देखता रहा है। हाशिम कमान संभालेगा, इसकी कई वजह है। हिजबुल्लाह के अलग अलग देशों के लोगों से और संगठनों से होने वाली डील का काम हाशिम ही देखता था। हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामले भी वही देखता था। हथियारों की भी उसे जानकारी थी और हिजबुल्लाह के रणनीतिक मामले भी वही देखता था। अब आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह के अब तक कितने कमांडर ढेर हो चुके हैं। मिसाइल यूनिट का कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल मारा जा चुका है। ड्रोन यूनिट कमांडर मोहम्मद हुसैन सुरूर को भी मारा जा चुका है। इब्राहिम कुबैसी रॉकेट डिवीजन का हेड था जो मारा जा चुका है। इब्राहिम अकील ऑपरेशनल चीफ था जो मारा जा चुका है। अली कारकी साउथ लेबनान फ्रंट का कमांडर था, नसरुल्लाह के साथ ढेर हो चुका है। मोहम्मद हुसैन एरियल फोर्स का कमांडर था जो मारा जा चुका है। वसीम अल तवील रदवान फोर्स का कमांडर मारा जा चुका है। अहमद वहाबी भी ढेर हो गया जो रदवान फोर्स का ट्रेनिंग हेड था। फुहाद शुक्र भी रदवान फोर्स का टॉप कमांडर था जो मर गया है। ऐसे में साफ है कि हिजबुल्लाह काफी कमजोर हो चुका है, लेकिन यह भी सच है कि हिजबुल्लाह बार बार के हमलों में कमजोर होने के बाद एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। इसके पीछे ईरान का हाथ है और ईरान से मिलने वाली हथियार सप्लाई के दम पर वो फिर सक्रिय हो जाता है। हो सकता है कि उसके लड़ाके कुछ वक्त चुप रहें, लेकिन यह भी तय है कि वो चुप नहीं बैठेगा। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। वहीं नसरल्लाह की मौत पर भारत में सियासी जंग छिड़ गई है। नसरल्लाह के मारे जाने पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने नसरल्लाह को शहीद बताकर अपनी चुनावी रैलियां रद्द कर दी, तो बीजेपी ने तीखे सवाल पूछे। हसन नसरुल्लाह का मौत हो गया और आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रसार नहीं करूंगा, हम दुखी है, किस लिए हसन नसरुल्लाह का मौत हो गया है। मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूं, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कृपा करके हमें बताइए। अब महबूबा मुफ्ती जी को ये समझाना पड़ेगा, जो उन्होंने बयान दिया है और जो आह्वान किया है उन्होंने, उससे वो किस तरफ खड़ी हैं? शांति की तरफ खड़ी हैं या जहां पर हिंसा की एक चिंता है उसके साथ खड़ी है? और दूसरी बात, उन्हें यह जवाब देना पड़ेगा कि क्यों वो विकास की बात नहीं करती, शांति की बात नहीं करती। और क्या जब जम्मू कश्मीर राज्य था, अनुच्छेद 370 था, वहां पर जो हिंसा हुई,
जिसमें हजारों लोग मारे गए, हिंदू, मुसलमान, पुलिसकर्मी, सेनाकर्मी, हमारे सुरक्षाकर्मी, ये हजारों लोग जो मारे गए, तो क्या उस शांति के पथ की वो बात की और चिंता करेंगी, या जो हिंसा हुआ उसको दूसरी तरफ मतलब उसे हो रहा था और उनको कोई उसकी परवाह नहीं थी? तो ये गंभीर सवाल है।